हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो ओबीजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो याद रखिए, क्लास को पूरा अटेंड करिएगा ताकि आपके जितने भी ओबीजी के हम टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लेना, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी ओबीजी की क्लासेस। एमसीक्यू का नेक्स्ट सेशन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एट अबाउट डैश ऑफ गेस्टेशन द हाइट ऑफ द यूट्रस इज एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए, पूछा गया है कि एट अबाउट ऑफ गेस्टे, कौन से गेस्टेशन में यूट्रस की हाइट जो है वो एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस, मैंने बताया था आपको। क्लियर है? चलिए, उस अनुसार आपको आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 to 8 वीक तो बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे 3 to 5 वीक भी नहीं होगा, 10 to 12 वीक भी हम लोग मानते हैं कि 12 वीक के पहले, तो जो बिफोर 12 वीक तो कहाँ पे रहता है? बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 20 से 22 वीक जो रहता है अप्रोक्सी, अगर हम मेट बोले तो इतना जो है वो एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस रहता है। जो यूट्रस होता है वो 1 सेंटीमीटर पर वीक यूट्रस जो है वो अबोव जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ ज़िफिस्टर्नम? 32, 36, 40 या 42? चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है कि कब जो यूट्रस है वो एट द लेवल ऑफ ज़िफोइड स्टर्नम तक पहुंच जाता है। उसके बाद आपको पता है कि ज़िफोइड स्टर्नम के बाद में जो है वो लाइटनिंग होता है, और लाइटनिंग में वापस से यूट्रस जो रहता है आफ्टर 36 वीक जो है वो वापस से ज़िफोइड स्टर्नम से नीचे की तरफ आता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, 32 वीक तो यहाँ पे बिलो द ज़िफोइड स्टर्नम होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं यहाँ पे। 40 वीक में तो वापस से ये बिलो ज़िफोइड स्टर्नम से 1 सेंटीमीटर या फिर नीचे की तरफ आता है, 1/3, तो ये भी नहीं होगा। 42 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा? 36 वीक में ज़िफोइड स्टर्नम तक पहुंच जाता है, उसके बाद में वापस से लाइटनिंग होती है, इसलिए 40 वीक में बिलो द ज़िफोइड स्टर्नम आपको जो है वो ये स्लाइटली नीचे की तरफ फील होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। फंडल हाइट आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मेजर्ड इन सेंटीमीटर इज। आंसर करेंगे, फंडल हाइट आफ्टर 24 वीक के बाद में ऑफ प्रेगनेंसी मेजर्ड इन सेंटीमीटर इज मोर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, लेस देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, कॉरेस्पॉन्ड टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन, या कॉरेस्पॉन्ड विद वेरिएशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन? चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फंडल हाइट आफ्टर 24 वीक के बाद में प्रेगनेंसी की सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो आपको याद रखना है कि +2 या फिर उसके बराबर सेंटीमीटर अगर ऊपर नीचे हो तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा, अगर फंडल हाइट जो है वो नीचे है, ठीक है, तो ये फिर स्लाइटली एबनॉर्मलिटी को शो करता है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि कॉरेस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, और आप सभी आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फीटल हार्ट बीट कैन बी हियर्ड बाय डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस एज अर्ली एज 4 वीक, 8 वीक, 15 वीक या फिर 18 वीक। फीटल की हार्ट बीट जो है वो हम डॉपलर से कब सुन सकते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा डॉपलर से। तो देखिए, डॉपलर कार्डियक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कार्डियक एक्टिविटी जो होती है वो 21 डेज से शुरू हो जाती है। फर्स्ट हार्ट बीट बच्चे की आ जाती है 21 से 22 डेज में। क्लियर है? 21 से 22 डेज में फर्स्ट हार्ट बीट जो है वो बच्चे की आ जाती है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग अल्ट्रासाउंड से जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे, तो 20 जो आपके नॉर्मली 18 से 20 वीक की जो बात है,
ठीक है। इसमें आप जो है वो फिटोस्कोप से सुन सकते हो बच्चे की हार्ट बीट। किससे सुन सकते हो? फिटोस्कोप से। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? सभी आंसर करिएगा। तो 8 वीक इज द करेक्ट आंसर। 8 वीक जो है वो, या 8 से 10 वीक भी यहाँ पे अगर जाओगे तो गलत आंसर नहीं होगा, एवरेज। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि FHR कैन बी ऑस्कल्टेड विद फिटोस्कोप 8। अभी मैंने बताया था आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। 10 वीक, 20 वीक, 25 वीक या 5 वीक। जल्दी से आंसर करिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। ओबीजी की क्लासेस, ट्रस्ट मी, आप ये क्वेश्चन जितनी भी क्लासेस मैंने ली है वो सारी क्लासेस अगर आप देखोगे तो आपको, अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ के रखा हुआ तो आपके ऑलमोस्ट एमसीक्यू यहाँ से कवर अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के में पेपर क्वेश्चन है जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं जो आए हुए हैं वही यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बेनिफिट ही रहेगा। चलिए तो आंसर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 18 to 20 वीक से हम फिटोस्कोप से सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है तो 20 वीक हमारा आंसर होगा। तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, वन कैन हियर फीटल हार्ट साउंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप एट हाउ मेनी वीक ऑफ गेस्टेशन? 16, 20, 24 या 12 वीक। आंसर करिएगा। वन कैन हियर फीटल हार्ट साउंड with the help of stethoscope at how many week of gestation? आंसर करिएगा। अगेन क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ आपके सामने, तो आप आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, तो अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा कि 18 से 20 वीक में हम फीटस की हार्ट साउंड सुन सकते हैं। किससे सुन सकते हैं? तो फिटोस्कोप से। ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना। और डॉपलर जो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसीलिए हम यहाँ से अर्ली यानी कि 8 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन में हम लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर 20 वीक रहेगा। नेक्स्ट है, fetal heart sound can be detected using Pinard फिटोस्कोप, स्टेथोस्कोप 8 between। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। चलिए सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। पिनार्ड स्टेथोस्कोप जो होता है उसका यूज या फिर उससे जो फिटल हार्ट साउंड होती है वो लेटर यानी कि बाद में सुनाई देती है। क्लियर? डॉपलर से हम पहले सुनते हैं, लेकिन पिनार्ड स्टेथोस्कोप से हम थोड़ा लेट सुनते हैं। तो अप्रोक्सीमेट देखिए, कोई लेडी जो रहती है उसमें हम 16 वीक पे भी सुन लेते हैं, किसी के 18 वीक पे, किसी के 20 वीक पे। ठीक है, इसीलिए इसका एवरेज निकाला जो गया है वो 16 to 20 वीक पे हम अप्रोक्सीमेटली सुनते हैं, और 110 to 160 बीट पर मिनट नॉर्मल रहता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 16 to 18, 10 to 12, 22 से 24 या 14 से 16। चलिए आंसर करिएगा। तो नॉर्मली 16 to 20 वीक तक हम लोग मानते हैं नॉर्मल। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? 16 to 18 इज द करेक्ट आंसर। ए यहाँ पे हमारा सही जवाब रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। In which presentation the point of maximum intensity of FHS at the level of umbilicus, vertex, bridge, shoulder या bro presentation? चलिए आंसर करेंगे क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। पूछा गया है विच प्रेजेंटेशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हम लोग फीटल हार्ट साउंड सबसे ज्यादा हमें सुनाई देता है, वैसा कौन सा प्रेजेंटेशन है? चलिए आंसर करिएगा। चलिए आंसर करें फटाफट, क्या आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन जो है वो अम्लाइकस जो है उसके अबोव सुनाई देता है और वहां पे हाईएस्ट सुनाई देता है। तो यहाँ पे ब्रिज प्रेजेंटेशन में हम हाईएस्ट सुन सकते हैं। कहां पे सुनना है? तो अबोव द अम्लाइकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका इमेज बेस्ड भी आता है। क्लियर है? कई बार एम्स के एग्जाम में इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिफिलिक प्रेजेंटेशन जो होता है। ठीक है,
तो सिफिलिक प्रेजेंटेशन में हम लोग कहां पे सुनते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूं, सिफिलिक जो प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सिफिलिक प्रेजेंटेशन में कहां पे सुनते हैं, तो याद रखना कि बिलो द अम्लाइकस। कहां पे सुनते हैं, बिलो द अम्लाइकस कहां पे सुनते हैं, जब प्रेजेंटेशन कैसा हो, सिफिलिक प्रेजेंटेशन होता है उस टाइम पे। दूसरा, अगर कंप्लीट ब्रिज है, ठीक है, कैसा प्रेजेंटेशन है, कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन है, कंप्लीट ब्रिज, ठीक है, कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे में एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस, ठीक है, ये इमेज में भी आता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इमेज में आए तो आप कैसा आंसर करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्रिज प्रेजेंटेशन में होती है, और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, A nurse is aware that the best place to detect fetal heart sound in the first trimester of pregnancy. प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी कि 0 से लगा के 12 वीक तक पहला ट्राइमेस्टर होता है, तो इस पहले ट्राइमेस्टर में बेस्ट जगह कौन सी है FHR सुनने की, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करेगा, फटाफट आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 to 12 वीक की बात हो रही है, अर्ली प्रेगनेंसी है, क्लियर है, तो 12 वीक में तो यूट्रस कहां पे रहता है, आपको पता है कि बिलो द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्लियर है, 12 वीक के बाद में वो एबोव, मतलब एबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस जाता है, उसके बाद में ये फंडल हाइट इसकी बढ़ती चली जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 0 to 12 वीक हमें पूछा है, तो कहां पे रहेगा, अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगा, सुप्रा प्यूबिक रीजन पे होता है यूट्रस, सुप्रा प्यूबिक रीजन, सुप्रा प्यूबिक रीजन। क्लियर में, समझ में आ गया आपको, तो ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जीएमसी उधमपुर जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, प्लस आपका टारगेट नॉट सेट 11 है जो कि नेक्स्ट आने वाला है 6 मंथ के बाद में, तो वो आपका टारगेट है, तो भी थियरी एमसीक्यू एंड एम्स की शानदार प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज सारी अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो आप जाइए और पढ़ना वहां पे शुरू कर दीजिए। बाकी कोई मेंटोरशिप या कुछ भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर फीटल पोजीशन द एफएचआर इज लोकेटेड एट, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, LOA, क्लियर है, कौन सी पोजीशन है, LOA। तो ये प्रेजेंट, एक तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या होगा, सिफेलिक, जो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, ऑलमोस्ट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, तो इसकी बैक की तरफ जो रहेगा वो ज्यादा FHR हम सुन सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिफिलिक प्रेजेंटेशन, अभी मैंने बताया कि जब भी सिफिलिक प्रेजेंटेशन होता है उस टाइम पे बिलो द अम्लाइकस FHR सुनते हैं, बिलो द अम्लाइकस, ठीक है, बिलो द अम्लाइकस सुनते हैं। और याद रखिएगा इसको मेजर कैसे करते हैं हम, तो मेजर करने का एक ही तरीका है, मिडिल ऑफ द सुप्रा, मिडिल ऑफ द स्पाइनो अम्लाइकल लाइन एट द सेम साइड, यानी कि अगर बच्चा लेफ्ट साइड है और सिफिलिक प्रेजेंटेशन है, मतलब कि इस तरीके से है बच्चा, ठीक है, जैसे कि मान लो आप ऐसे है बच्चा, ये पोजीशन है उसकी, इसका ये सिर है और ये बैक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम साइड आप क्या करोगे, जो है आपको हार्ट साउंड सुननी पड़ेगी, तो आपको बेस्ट सुनाई देगी, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा। और आपको मिडिल ऑफ द स्पाइनो अम्लाइकल लाइन जो है, ठीक है, अम्लाइकस की जो लाइन है मिडिल, वहां पे आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड ही सुनना है, ये याद रखिएगा, बेस्ट सुनाई देगी क्योंकि वह फीटस की बैक रहेगी, क्लियर है, और लोकेटेड बिलो अम्लाइकस रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिफिलिक प्रेजेंटेशन है, क्लियर है। तो अराउंड एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस नहीं होगा यहाँ पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस कब होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है,
देखिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन बिलो द अम्बलाइकस, कंप्लीट ब्रीच हो तब एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस रहेगा, यानी कि बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट पे क्या है, पैर आ रहे हैं, तो पैर या हिप कुछ भी हो सकता है। द अम्बलाइकस कोड सफल इज सिंक्रोनिमस विथ, अम्बलाइकल कोड की सफल जो है वो किसके सिंक्रोनिमस होती है, मैटरनल पल्स, फीटल, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ द एबोव। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर, किसके सिंक्रोनिमस होती है, किसकी जैसी शार्प सुनाई देती है, एक तो शार्प और विस्लिंग साउंड आता है, कैसा साउंड आता है, शार्प और विस्लिंग, विसल बजती है ना, ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा, कौन से में होता है, तो फीटल पल्स जो होती है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। क्लियर है। दूसरा यूटेराइन सफल, ये तो आपको अम्बलाइकल कोड सफल पूछा गया है, एक क्वेश्चन आता है यूटेराइन सफल इज सिंक्रोनिमस टू, तो याद रखना मैटरनल पल्स, क्या होता है, मैटरनल पल्स इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन डन फॉर प्रेग्नेंट वुमन आर ऑल एक्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेप्ट पूछा गया है, तो वीडीआरएल एचआईवी टेस्टिंग, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच टाइपिंग, लीवर फंक्शन टेस्ट या रैंडम ब्लड ग्लूकोज। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए एक्सेप्ट पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे वीडीआरएल एचआईवी टेस्ट नॉर्मली करते हैं एएनसी विजिट में, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच टाइपिंग मतलब नेगेटिव है तो नहीं है मदर या पॉजिटिव है क्या है, ये भी करते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज भी चेक करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, दैट्स वाई ये भी करते हैं, लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है एएसटी एलटी वगैरह होता है वो नॉर्मली नहीं करते हैं। क्लियर है, यानी कि रूटीन में नहीं आता है। हाँ कोई अगर डिजीज कंडीशन है या प्रीवियसली कोई डिजीज है या फिर कोई सस्पेक्टेड है कि हाँ इसको करना पड़ेगा तभी करते हैं, अदरवाइज एलएफटी नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, presence of neural tube defect in fetus can be detected by elevated maternal serum level of unconjugated estriol, inhibin A, alpha fetoprotein या free beta hcg। आंसर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि मैटरनल अल्फा फिटोप्रोटीन जो है, क्लियर, एएफपी फीटल लीवर से प्रोड्यूस होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, फीटल के जो लीवर है वहां से ये प्रोड्यूस होता है, और अगर किसी बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है तो इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा, इसमें क्या होता है, इसका लेवल बढ़ता है, एनेंसिफेली बताया था मैंने आपको, ठीक है, बच्चे का सिर आधा रहता है, तो ये सारी कंडीशन जो होती है उसमें एएफपी इंक्रीज होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाली सिचुएशन जिसमें ट्राइसोमी 21 की होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो एएफपी अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज रहता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अल्फा फिटोप्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। और उसके अलावा याद रखना ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर, क्वाड्रिपल मार्कर, ये सारे टेस्ट जो है वो 15 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई फीटल की एबनॉर्मलिटी है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, उसका पता लगाया जा सके। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच इन्वेजिव diagnostic test is typically performed to diagnose chromosomal abnormality in a fetus, non-stress test, biophysical profile, Doppler या फिर amniocentesis। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करिएगा, और याद रखिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, प्लस आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना है, ये बात याद रखिएगा। किसी हाँ जो हाईली या फिर जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे कि एमएसएन हो गया, पीडिया हो गया, कम्युनिटी, ओबीजी, फंडामेंटल, उनको मेजर पार्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है, और याद रखिए मोर एंड मोर एमसीक्यू क्लियर कीजिएगा, जितना ज्यादा एमसीक्यू पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट भी जरूरी है, ताकि आपके वीक पॉइंट, आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, क्या चीज आपको याद है,
एनालिसिस करना है, याद रखिए टेस्ट दे के छोड़ नहीं देना है, उसका एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियर है? तो उसको भी करना है आपको। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो स्मार्टली स्टडी करने की जरूरत है, अदरवाइज फिर क्या होगा, वही पढ़ते ही जाओगे और फिर सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। ठीक है, स्मार्ट पढ़ना है और पूरा प्लानिंग के साथ में पढ़ना है। ठीक है, हमने इसमें इसी चैनल पे वीडियो भी अपलोडेड किया है कि आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कम जितना टाइम आपके पास है एग्जाम के लिए उतने में कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसका भी अलग से वीडियो अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में। बाकी आप आपके अनुसार अपने आवर्स बढ़ा सकते हो, ये आपकी अपने आप किस कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी प्लानिंग जो है वो आपके जरूर काम आएगी, तो एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पे आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो एमनियोसिंथेसिस जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फीटल की सेल होती है, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, फीटल की सेल जो होती है वो पाई जाती है। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस 15 से 20 वीक में किया जाता है, याद रखिएगा। और इससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का एग्जैक्टली पता लगाते हैं। व्हाट इज करेक्ट अबाउट एमनियोसिंथेसिस, आंसर करिएगा। इंट्रायूट्राइन डायग्नोसिस, विड्रॉल ऑफ एलियोटिक फ्लूइड, केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड, या कल्चर एमनियोटिक सेल फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एमनियोसिंथेसिस के बारे में करेक्ट चीज क्या है। तो इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है, ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड लिख देना यहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको विड्रॉल किया जाता है, इसको एब्डोमिनल की जो स्किन होती है वहां से इसको परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होती है, फीटल सेल होती है। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो है वो है यहाँ पे। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग ये परफॉर्म करते हैं, 15 से 20 वीक में इसको परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली इसको परफॉर्म कब करते हैं एमनियोसिंथेसिस को, जब अगर हम लोग क्वाड्रिपल ट्रिपल मार्कर वो टेस्ट जो कराते हैं उसमें अगर किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है, तो ही फिर सेकंड थिंग कंफर्म करने के लिए एमनियोसिंथेसिस करते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत इतनी नहीं होती है, जनरली नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं, क्वाड्रिपल ट्रिपल मार्क का टेस्ट, तो फिर एमनियोसिंथेसिस की तरफ जाते हैं कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, एमनियोसिंथेसिस शुड नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाई, मतलब कि 12 वीक से पहले इसको परफॉर्म क्यों नहीं करते? रिस्क ऑफ इंफेक्शन, नॉट इनफ एमनियोटिक फ्लूइड, रिस्क ऑफ फिटल चेंजेस, या फिर ऑल ऑफ द एबोव। आंसर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो 20 वीक जब होते हैं ना, 20 वीक के आसपास लगभग 50 से 70 ml तब होता है ये। क्लियर है? तो अब अगर आप सोच लो कि इतना तो ये होता है 20 वीक में, लेकिन अगर आप इससे पहले परफॉर्म करोगे या फिर 3 मंथ यानी कि 12 वीक से पहले, ठीक है, 12 वीक से पहले अगर इसको आप टेस्ट करोगे तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड है ही नहीं, इनफ मात्रा में नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर इंजरीज वगैरह हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अर्ली प्रेगनेंसी या फिर बिफोर 3 मंथ्स इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, 12 वीक के बाद में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। 14-15 वीक पे या 14 से 15 से लगा के 20 वीक में इसको करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट। और 8 टर्म कितना होता है, याद रखना, 8 टर्म कितना होता है, 600 to 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और एक एग्जाम में पूछा जाता है 36 से 38 वीक में कितना होता है, तो 1000 ml होता है। क्लियर है? और अगर कोई प्रेगनेंसी जो है वो 42 से बियॉन्ड चली जाती है, यानी कि पोस्टम हो जाता है बच्चा, तो ऐसी सिचुएशन में ये कितने पे चला जाता है, 200 ml हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, नॉट इनफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट, एमनियोसिंथेसिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म बिफोर 14 वीक बिकॉज, अगेन वही क्वेश्चन आया है, 14 वीक से पहले इसको परफॉर्म नहीं किया जाए, 14 वीक पे करते हैं लेकिन इसके पहले नहीं करते हैं, क्यों? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। यस,
इसमें देख लीजिए इन्फेक्शन की भी रिस्क होती है, इनफ भी नहीं होता, रिस्क ऑफ फीटल डैमेज क्योंकि कम एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से, तो यहाँ पे डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट बी परफॉर्म बिफोर 14 वीक बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फीटल हार्ट बीट इज हायर्ड, यानी कि फिटस की हार्ट बीट हम सुन लेते हैं, इस वजह से नहीं करते। फिटस नॉट मैच्योर, एमनियोटिक फ्लूइड इज नॉट इनफ, या जेनेटिक रिजल्ट नॉट एक्यूरेट। 14 वीक से पहले परफॉर्म क्यों नहीं किया जाता है, एग्जैक्ट आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगेन वही रहेगा कि प्रॉपर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। रिस्क ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन, फिटल डैमेज हो सकता है, ठीक है। अर्ली एमनियोसेंटेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली यानी कि थोड़ा जल्दी एमनियोटिक फ्लूइड कब करना चाहिए, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए, तो अर्ली एमनियोसेंटेसिस जो परफॉर्म करते हैं, क्लियर है, वो थोड़ा जल्दी किसी केस में करना भी पड़े तो 11 से 15 वीक में करते हैं। बाकी अगर स्टैंडर्ड वैल्यू अगर बोली जाए तो 15 से 20 वीक में भी करते हैं। ये रिस्की ज्यादा होता है, 11 से 15 वीक में करते हैं, वो रिस्की ज्यादा होता है। बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप करते हो तो उसकी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए 15 से 20 वीक में ही वैसे तो करते हैं, लेकिन अर्ली अगर करना है तो 11 से 15 वीक में भी परफॉर्म किया जाता है, लेकिन रिस्क ज्यादा रहती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस, नॉट लिखा हुआ है, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना। फेटल लॉस लेस देन 0.5%, कोरियो एमनियोनाइटिस, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट, या एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। सारे क्वेश्चन एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड ही है, तो आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस। क्लियर है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस जो करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि अगर ये अर्ली अगर करते हैं, यानी कि अगर 11 से 15 वीक में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाए तो इसकी रिस्क बढ़ जाती है, फिटल डैमेज हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें। बाकी फेट लॉस लेस देन 0.5%, ये तो सही है। कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकता है, लेकिन लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट जो होता है, सी जो होता है, ये यहाँ पे नॉट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन होता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, which of the following is not a pre-procedural risk for amniocentesis, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा गया है प्रोसीड्यूर, यानी कि कोई प्रोसीजर करते हैं, एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर जो है, एमनियोटिक फ्लूइड निकालना है, इस प्रोसीजर में कौन सा रिस्क नहीं है, ऐसा पूछा गया है, नॉट, ठीक है। तो देखिए आइसो इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल कोई मदर जो है वो RH नेगेटिव है तो उसको एंटीडी की जरूरत पड़ेगी फिर, ठीक है ना, तो ये रिस्क रहता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। हेमरेज ब्लीडिंग हो सकती है, एबॉर्शन भी हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ द फीटस जो है वो यहाँ पे रिस्क नहीं है। नेक्स्ट, 200 ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, जाइए और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट दीजिए, आपकी तैयारी के अंदर और भी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा आपको। पेपर के रूप में अवेलेबल है, 1 ईयर की वैलिडिटी है और एक्सप्लेनेशन के साथ में है। बाकी आपको जो है वो मॉसबी के, अगर आपको रैपिड रिवीजन क्लासेस चाहिए सारी मॉसबी कंप्लीट, ठीक है, तो वो भी किरोशा एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है। और नॉटसेट 11 आपका टारगेट है, तो थ्योरी MCQ टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है, क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप ऐप पे हमसे जुड़ सकते हैं और इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। क्लियर है, तो आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रीवियस क्लासेस एक बार जरूर देख लेना किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपका कंप्लीट OBG का जो MCQ जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।